ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के रिलेटेड आपका फैराडे साहब के द्वारा एक लॉ दिया गया था जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले तो ये वर्ड है टर्मिनोलॉजी विद्युत अपघटन, वैद्युत अपघट्य पदार्थ। ये अपघट्य पदार्थ है वैसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल कहलाता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है। जैसे सोडियम क्लोराइड को जल में डालेंगे तो वो अपने आयनों में टूटेगा, Na पर प्लस और Cl पर माइनस। इसको बोलेंगे वैद्युत अपघट्य पदार्थ। इसी से रिगार्डिंग आपके फैराडे साहब ने एक लॉ दिया, प्रथम लॉ और सेकेंड लॉ। प्रथम लॉ में क्या कहा? किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा के समानुपाती होता है। सबसे पहले जान लें कि जो आपका जल होता है, वाटर, प्योर वाटर होता है, उसका पीएच मान 7 होता है और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है। जब उसमें सॉल्ट वगैरह मिलाते हैं, यानी कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं, जब वो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है और उससे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो आपका विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे तो ये अपने आयनों में टूटेगा। अब देखिए यहाँ क्या होता है, जैसे हमने एक वैद्युत सेल लिया है। ये वैद्युत सेल में दो आपका इलेक्ट्रोड है। अब यहाँ एक प्लस है और एक माइनस है। तो ये आपको माइनस को कैथोड और प्लस को एनोड कहते हैं। प्लस को हम एनोड कहते हैं। अब इसको क्या करते हैं, जब इसमें हम पावर सप्लाई करते हैं यानी पावर देते हैं, तो पावर देने के बाद ये क्या होता है, ये जो आपका वैद्युत अपघट्य जो मटेरियल है, इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है, वो आयन में टूट जाएगा। और जैसे ही विद्युत धारा इसमें सप्लाई करेंगे, इसमें क्या होगा, ये सोडियम प्लस आयन और ये क्लोरीन माइनस आयन, ये क्लोरीन माइनस आयन आपका किस ओर बढ़ेगा? आपका एनोड की ओर बढ़ेगा। क्लोरीन माइनस आयन किस ओर बढ़ेगा? आपका एनोड की बढ़ेगा। और आपका ये जो प्लस आयन सोडियम का है, ये कैथोड की ओर बढ़ेगा। जब इसमें विद्युत धारा सप्लाई करते हैं तो अब इसमें होता क्या है, ये इसका जो आपका सोडियम प्लस आयन है, इसके चारों तरफ, इलेक्ट्रोड के चारों तरफ, ये आपका कोटेड हो जाता है, जमना शुरू कर देता है। और क्लोरीन भी इस पर आकर के डिपोजिट होना शुरू कर देता है। किसके ऊपर? इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रोड ये अपना आयन इसको देगा और ये अपना आयन इसको देगा, क्योंकि अपोजिट चार्जों में आपका अट्रैक्शन होता है। तब इसमें होता क्या है, ये क्या कह रहा है, ये नियम क्या कह रहा है, किसी इलेक्ट्रोड पर विमुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, ये इलेक्ट्रोड है, इस पर विमुक्त ये जो पदार्थ है, ये आपका पदार्थ, ये विमुक्त हुआ पदार्थ द्रव्यमान को किस में लिया है? ग्राम में लिया है। विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा के समानुपाती। इसमें मान लो हमने विद्युत धारा कह लें या चार्ज कह लें, इसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित की गई है, या आई भी ले सकते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, उसके समानुपाती होता है। मान लिया जाए ये जो डिपॉजिटेड मटेरियल का जो द्रव्यमान है एम है, और इसमें जो प्रवाहित की जाने वाली चार्ज या आवेश है वो क्यू है। इसको हम लिख सकते हैं एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। किसी इलेक्ट्रोड पर विमुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, ये हमने कह लिया एम, और विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती, जिसको हमने क्यू लिया। ये आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में हमने लिख दिया, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। एम इजकल टू, अब समानुपात को बराबर करने के लिए क्या लेते हैं, कोई कांस्टेंट लेते हैं जेड, और ये क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई टी, क्योंकि क्यू इजकल टू आई टी होता है। तो एम इजकल टू जेड आई टी। अब जेड क्या है, यहाँ पर जेड जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है, यानी इसको बोलते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, कभी कभी ये परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें। तो अभी देख लेते हैं एम क्या है, इस पर डिपोजिट होने वाले आयन या पदार्थों की मात्रा। आई क्या है, इसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा। और टी क्या है,
कितने समय तक आप धारा प्रवाहित करते हैं। अगर इसमें देखिए ये जेड का यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का अगर वैल्यू हमें प्राप्त करना है या डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे। अगर ये इफ आई इजकल टू ले ले 1 एम्पियर और टी इजकल टू ले ले 1 सेकेंड, ये क्या होगा, एम इजकल टू जेड हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर एक्सटर्नल सोर्स से यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करें किसी वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच, यदि कहता है 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करें, 1 सेकेंड तक प्रवाहित करें, तो इन इलेक्ट्रोडों पर डिपॉजिट होने वाले जो आपका आयन या पदार्थों का मात्रा होगा उसके बराबर होता है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, यानी एम इजकल टू जेड, यानी कितना आपका इसमें डिपॉजिट हो रहा है उसके बराबर हो जाएगा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। या कह सकते हैं किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने से उसमें संयुक्त होता है या विमुक्त होता है, विलयन से संयुक्त होता है या विमुक्त होता है, उसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ये दूसरे भाषा में हो गया। यहाँ से हम डिफाइन हमने निकाला, वो इजी है। आप इजीली आप बोल सकते हैं कि किसी वैद्युत अपघटनी सेल में 1 एम्पियर की धारा यदि 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाला पदार्थ की मात्रा क्या कहलाता है, आपका वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। अब आइए आगे बात करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोलाइट और वैद्युत अपघटनी सेल में होने वाली। अब इसी मेथड का उपयोग हम लोग केमिकल इफेक्ट में करते हैं। केमिकल इफेक्ट जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं और अन्य जगहों पर करते हैं, जैसे कोटिंग करना होता है वहां पे करते हैं। अब आइए सेकेंड लॉ की बात करते हैं। फ्राडे साहब के द्वारा सेकेंड लॉ क्या दिया गया। इसमें कहा गया यदि विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में से एक ही समय में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उनके इलेक्ट्रोड्स पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। यहाँ एक वर्ड और आ गया, रासायनिक तुल्यांक। तो रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, रासायनिक तुल्यांक किसको कहते हैं, रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है परमाणु भार बटा संयोजकता, तत्व का परमाणु भार जिसका निकालना है बटा संयोजकता। जैसे मान लो आप ऑक्सीजन की हमें रासायनिक तुल्यांक निकालना है, ऑक्सीजन का रासायनिक तुल्यांक निकालना है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होगा, 8 दूना 2 गुना 8, यानी ये हो गया 16 अपॉन संयोजकता कितना होता है ऑक्सीजन का 2, तो 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया 8। रासायनिक तुल्यांक ऑक्सीजन के लिए कितना हो गया 8 आपका। अब आइए बात करते हैं, ये रासायनिक तुल्यांक तो हो गया। ये कहता है विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स में, मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स हमने यहाँ लिया है, जैसे सोडियम हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, इसके जलीय विलयन को हमने अलग अलग वैद्युत अपघटनी सेल में लिया है। लेकिन कहता है विभिन्न इलेक्ट्रोलाइटों में से एक ही समय में, मतलब एक ही समय में एक समान विद्युत धारा सब में प्रवाहित की जाए, मतलब इसमें भी विद्युत धारा वही मान, उसमें भी और इसमें भी विद्युत धारा का मान समान रूप से प्रवाहित की जाए, तो उनके इलेक्ट्रोड्स पर विमुक्त हुए पदार्थ, जो इनके इलेक्ट्रोड्स पर पदार्थ विमुक्त होंगे अलग अलग, जैसे H2SO4 है, ये H पर प्लस SO4 पर -2 ऐसे आएगा, H पर प्लस और Cl पर माइनस ये आएगा, Na पर प्लस और Cl पर माइनस ऐसे। तो इनके जो पदार्थ जो इलेक्ट्रोड पर विमुक्त होंगे, वो कहता है इलेक्ट्रोड्स पर विमुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। तो उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। मान लिया जाए इसमें इसके लिए हमने ले लिया M1, इसके लिए ले लिया M2 और इसके लिए ले लिया M3। इस पे जो विमुक्त हुआ पदार्थ के लिए लिया है M1, तो ये हमने लिख दिया M1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1। E1 किसको डिनोट कर रहे हैं, रासायनिक तुल्यांक को डिनोट कर रहे हैं। तो इसके लिए रासायनिक तुल्यांक हमने E1 लिया है और द्रव्यमान M1 लिया है, तो M1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1। E1 क्या है, रासायनिक तुल्यांक है, और M1 क्या है, ये फर्स्ट के लिए हमारा मास है जो कि इस पर विमुक्त हुआ है, ये फर्स्ट हुआ।
सेकेंड के लिए इसी तरह क्या लिखेंगे, M2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। थर्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, इसी तरह M3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E3। अब देखिए कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बराबर करने के लिए कोई कांस्टेंट लेते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं M1 इजकल टू के, कोई कांस्टेंट ले लिया E1, M2 इजकल टू क्या ले लिया के E2, और M3 इजकल टू क्या ले लिया के E3। अब ये मान के चलिए हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड को निकालना है, ये एक दो से ले लेते हैं, 1/2 कर लेते हैं, तो क्या होगा M1 बाई M2 इजकल टू के E1 बाई के E2। के से के कैंसिल हो जाएगा, इसलिए क्या आएगा M1 बाई M2 इजकल टू E1 बाई E2। ये फर्स्ट केस में, या इसको ऐसा लिख सकते हैं M1 बाई E1 इजकल टू M2 बाई E2। इसी तरह से इसका भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी M3 बाई E3 लिख सकते हैं। आप देखिएंगे इसको भी कैलकुलेट करके तो पाएंगे M1 बाई E1 इजकल टू M2 बाई E2 इज इक्वल टू M3 बाई E3। अर्थात इसका कहने का मतलब है, ये स्टेटमेंट कहने का मतलब है कि जो इस इलेक्ट्रोलाइट्स अपने आयनों में विभक्त होगा, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स आयन में विभक्त होगा, तो अगर समान धारा हम प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर जो विमुख पदार्थ की मात्रा होगा इसके अपने अपने रासायनिक तुल्यांकों के भार के समानुपाती होगा। तो आप देखिए इस तरह से हमारा ये फाइनली रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। और हमने बताया रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, ये रासायनिक तुल्यांक परमाणु भार और संयोजकता के अनुपात के बराबर होता है। परमाणु भार और संयोजकता के अनुपात के बराबर हमारा रासायनिक तुल्यांक होता है। जैसे कि हमने यहाँ निकाल कर दिखाया, ऑक्सीजन के लिए रासायनिक तुल्यांक कितना हो गया, 8 हो गया। इसी तरह सभी तत्वों का हम अलग अलग रासायनिक तुल्यांक निकाल कर, और ये फॉर्मूला के आधार पर हम ये सेट कर सकते हैं कि M1 E1 इजकल टू M2 E2 इजकल टू M3 E3 होगा। ये द्वितीय नियम फराडे साहब के द्वारा दिया गया है इलेक्ट्रोलाइसिस के संबंध में। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस कहता है या वैद्युत रासायनिक प्रभाव क्या है, ये वैद्युत रासायनिक प्रभाव कहता है किसी भी जलीय या अम्लीय हो या अकार्बनिक विलयन हो, उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और वो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, तो इसे कहते हैं वैद्युत रासायनिक प्रभाव भी कहते हैं। और इसी के अंतर्गत हमें ये सारा नियम पढ़ना था कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल क्या है, वैद्युत अपघटनी सेल क्या है, और ये कैसे वर्क करता है। तो ये दोनों ही आपका नियम इम्पॉर्टेंट हो जाता है फराडे साहब के द्वारा जो दिया गया है। आई होप ये आपको नियम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।